स्टेट वर्ग 3 पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। ये मॉडल पेपर नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। टॉप 30 प्रश्न के समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। ये 30 महत्वपूर्ण लाजवाब, अगर ईबीएस पर्यावरण अध्ययन में इन्वायरमेंट स्टडीज में 30 में से 30 नंबर लाना है, 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सभी को अंत में बताना है इस प्रैक्टिस सेट में 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। चलिए सभी लोग शुरू करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइएगा। देखते हैं पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। भारत के किस राज्य में हाल ही में चीतों को पुनः स्थापित किया गया? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। भारत के किस राज्य में हाल ही में चीतों को पुनः स्थापित किया गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मार्क कूनो नेशनल पार्क है, कूनो अभी नाम भी आया था। ये क्वेश्चन मार्क केवल हमने लगाया है, अगर ना लगाए होते एग्जाम में कुछ ऐसे आपके अंडरलाइन नहीं लिखा जाएगा। तो भारत में हाल ही में 2022 में, कब? 2022 में शुरू होकर चीतों को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को यहाँ बसाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान एक संयुक्त चीता संरक्षण कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ चीतों दोनों राज्यों को विचरण कर सकेंगे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि पुनः स्थापन स्थल माना गया है, और ये गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान को भी भविष्य के आवास गृह में विकसित किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे राजस्थान के बारे में प्रश्न आए तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा और समझ के जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेहतर समझेंगे एग्जाम के लिए बेहतर होने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? प्रज्ञान, विक्रम, ध्रुव, आदित्य। और आपको पता होगा वर्ग 3 में अंतरिक्ष विज्ञान से इतने टफ, क्योंकि यही एक टफ क्वेश्चन, टफ टॉपिक है जहाँ से बनते हैं 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न अंतरिक्ष विज्ञान से पेपर में पूछे गए। तो इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए विक्रम। यह नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया। इस लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। प्रज्ञान याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP28 शिखर सम्मेलन जो 2023-24 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। नई दिल्ली, दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी संस्था की 96 30 68 95 98। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मैसेज करेंगे, टीम आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता देगी। और ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और पक्की करेगी, मजबूत करेगी। और ये टॉपर नोट्स जो प्रीवियस ईयर में 15 से 20 हमारे जो शिक्षक टॉपर रह चुके हैं उनके मार्गदर्शन पे टॉपर नोट्स बनाई गई है कि कौन सा टॉपिक बेहतर पढ़ें जो एग्जाम में पूछे जाते, एग्जामिनर पूछता है। तो COP28, जी हाँ दोस्तों, COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तब आपके दिमाग में एक ही जवाब होना चाहिए, वह जवाब होना चाहिए संयुक्त राज्य अमीरात अर्थात दुबई, UAE। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक बढ़कर 13 दिसंबर तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था? COP28 कन्फर्मेंस ऑफ द पार्टीज, COP का फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। वैश्विक तापमान वृद्धि को लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा करना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार चुना गया? मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार चुना गया? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार चुना गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों में
इंदौर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? SDGs सतत विकास लक्ष्य, इनकी टोटल संख्या 17 है और इन 17 लक्ष्यों के अंतर्गत कुल 169 विशिष्ट उद्देश्य टारगेट शामिल है, जिन्हें 2030 तक हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 2015 में इन्होंने अपनाया था। कितने टोटल? कुल 17 हैं। या देखिए, लक्ष्य 169 2015 से 2030 तक 2030 यानी 2030 एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है सतत विकास लक्ष्य, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? कृषि विकास, मैग्रोवन, वृक्षारोपण, स्वच्छ जल या सौर ऊर्जा? सभी बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। मिष्टी योजना की जब भी बात की जाती है एक ही नाम आता है, भारत के तटीय क्षेत्र जो है मैग्रोवन। मैग्रोवन वृक्षारोपण और उनके संरक्षण के लिए होता है और तटीय रेखा लवणीय भूमि पर मैग्रोवनों को बढ़ाना, उनका पुनरुद्धार करना, तटीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना लक्ष्य। इसकी शुरुआत केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 2023 से लेके 2028 तक की अवधि के लिए रखा गया है। मिष्टी योजना की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रीवा, मुकुंदपुर, शहडोल, उमरिया, पन्ना? तो पहले सतना जिला में आता था, रीवा मुकुंदपुर अब रीवा जिला में शामिल हो गया। तो मुकुंदपुर में स्थित इस सफारी का नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव श्वेत बघारी और चिड़ियाघर रखा। इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया। यह लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इतिहास क्या कहता है कि भारत में पहला सफेद बाघ 1915 में बिंद क्षेत्र रीवा के पास देखा गया था, 1915 में। अगला प्रश्न देखिएगा, फीडबैक कीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा में पैन का पूर्ण रूप क्या है? PAN। पर्यावरण संरक्षण में PAN का होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यह एक प्रकार का द्वितीयक वायु प्रदूषक। नाइट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाइट्रेट में TS होगा कि T होगा? सभी लोग बताइए। नाइट्रेट की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितने फ्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं? फ्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की बात करते हैं तो टोटल 12 है, 12 है। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड ये तट अपनी उच्च पर्यावरणीय गुणवत्ता, साफ सफाई, सुरक्षा मानकों के लिए जाने जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको FEE द्वारा दिया जाता है। और भारत के प्रमुख फ्लू फ्लैग के नाम जाने तो पहला आता है गुजरात के शिवराजपुर में, दमन दीव में घोघला हो गया, कर्नाटक में कासरकोड पनडुब्बी हो गया, केरल में कप्पड़ हो गया, आंध्र प्रदेश में रसिकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच, अंडमान निकोबार द्वीप में राधानगर और लक्षद्वीप में मिनिकॉय थुंडी कादमत की बीच। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मूल के यात्री कौन थे? और बता देता हूँ आपके एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कल्पना चावला से ही पूछा जाए या राकेश शर्मा से पूछा जाए, सुनीता विलियमसन से पूछा जा सकता है।
तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय मूल महिला कल्पना चावला है। कब गई थी? 1997 में। हो सकता है आप किसी का डेट ऑफ बर्थ हो 1997 नासा के स्पेस शटल को कोलंबिया STS-87 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वे एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थी जिनका जन्म भारत के हरियाणा के करनाल में हुआ था। और भी अच्छा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण सूचकांक AQI में PM 2.5 में PM का अर्थ क्या है? PM एक पैमाना है। पैमाने को हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण के उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये बाल से भी 100 गुना अधिक पतला होता है, जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक जा सकता है। AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक वह पैमाना है जो इस प्रदूषण के स्तर को रंग हरा, पीला, लाल आदि के माध्यम से बताता है। तो पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं जो वायु प्रदूषण सूचकांक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में पर्यावरण शिक्षा को किस स्तर से अनिवार्य किया गया? ये भी बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जय स्वास्थ्य अभिनंदन करते हैं। आप सभी को स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पर्यावरण शिक्षा को स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में अनिवार्य और एकीकृत रूप में शामिल किया गया। इसे प्रारंभिक में कक्षा 3 प्रारंभिक स्तर में किया गया, फिर कक्षा 3 से 5 स्तर एक अलग विषय के रूप में, माध्यमिक में 9 से 12 प्रासंगिक विषय में किया गया। तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। अनिवार्यता की बात की जाती है तो प्राथमिक स्तर इज द राइट आंसर। इसमें कक्षा 3, 4, 5 के छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। तो प्राथमिक स्तर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाघ गणना 2022-23 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में? बाघों की गणना की बात की जा रही है। तो 2022 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 3167 से लेके 3682 बाघ, जिनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक पे उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों को उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव क्या होता है? सीधा होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सभी लोग बताइए। जोसेफ फारमैन, AC टॉन्सले, चार्ल्स डार्विन या EP ओडम? जी हाँ दोस्तों, ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता लगाने वाले कौन है? तो ये भी आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। वो है जोसेफ फारमैन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। अगर ऐसा एग्जाम रिपीट होता है आपके एग्जाम में तब एक ही जवाब रखेगा। ब्रिटिश आर्कटिक सर्वे में किया गया है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की बात करते हैं। वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ फारमैन, मुख्य रूप से टीम के थे। और ब्रायन गार्डनर भी थे और जोनाथन सैंकलिन ये भी शामिल थे, लेकिन टीम लीड कौन कर रहा था? जोसेफ फारमैन। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ और हीरा खनन, हाथी या मगरमच्छ? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ, टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बाघ और हीरा खनन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित होता है? तो ये लिंडमैन का 10% का नियम होता है एक ऊर्जा स्थानांतरण का। किसी एक द्वारा जब दूसरे पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो 10% का नियम यहाँ पे लागू होता है। और इससे रिलेटेड आपके अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? जल में किस तत्व की अधिक मात्रा हो जाएगी जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? और वह होता है नाइट्रेट।
जी हाँ दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल के किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। तब आपका जवाब होना चाहिए नाइट्रेट इज द राइट आंसर। जब शिशु इस दूषित पानी का सेवन करता है तो नाइट्रेट उसके शरीर में नाइट्राइट में बदलकर रक्त में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने से रोकता है, जिससे त्वचा नीली पड़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू बेबी सिंड्रोम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र में अपघटक का कार्य क्या है? जो परिस्थितिक तंत्र है इसमें अपघटक का कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलना, सौर ऊर्जा को सोखना या ऑक्सीजन मुक्त करना। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर सिस्टर, टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी लोग जानते हैं कि परिस्थितिक तंत्र में जब भी अपघटक के कार्य की बात की जाती है तो आपका जवाब था कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलना। अपघटक दिया गया है ना इसलिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे में, बेंगलोर। और आप ये भी जानते हैं, कई बार पूछा गया है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं? क्योंकि वे उड़ सकते हैं। बच्चों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, बच्चों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। भाई कि गर्दन वही हिलागा देखने के लिए इधर से उधर, तो क्योंकि पुतलियां नहीं घूमती इसलिए वे गर्दन हिलाती। तो बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है कि यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन क्या है कि रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन को सही कर लेना। अब ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन कम पूछे जाते हैं, अब ज़्यादातर निगेटिव आते हैं, इनमें से कौन नहीं होगा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे देश में किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? वह राज्य है आपका गोवा। गोवा में क्या करते हैं? नारियल के तेल से समुद्री मछली जो है खाने का स्वाद उनका होता है। रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात में, किस में पाया जाता है? जब भी रेगिस्तानी ओक की बात की जाती है तो आपके नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या सही है दोस्तों? कोई भी डाउट हो अवश्य आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है किस देश में? ऐसा एग्जाम में आए तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई में पाया जाता है। किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीटी एग्जाम को फतेह करना 101%। तो क्लासेज इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 या 10 बिंदु। तो 6 डॉट बने होते हैं। कितने डॉट बने होते हैं? 6 डॉट बने होते हैं। 6 बिंदुओं, 6 यह लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु के रूप में होती है, जिसे दृष्टिहीन व्यक्ति उंगलियों को छूकर इन डॉट के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो आपका जवाब है शांति के लिए जल। प्रश्न आ गया, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम आपको लिखे देते हैं, हिमनद संरक्षण। जो हिम में नदियां हैं उनका संरक्षण किया गया। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या थी? जल और लिंग। विश्व जल दिवस 2026 22 मार्च को जल और लिंग थी, जिसका अभियान जहां जल बहता है वहां समानता बढ़ती है। वेयर वाटर फ्लॉज इक्वलिटी ग्रोज। यह थीम जल संकट के महिलाओं और लड़कियों पर असमान प्रभाव को उजागर करती है और जल प्रबंधन में उसकी भूमिका पर जोर देती है। जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर 2026 की थीम है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का पर्यावरण जागरूकता में उपयोग किया जा रहा है, यह किस विभाग के अंतर्गत है?
पर्यावरण विभाग, महिला एवं बाल विकास, वन विभाग या शिक्षा विभाग? तो महिला एवं बाल विकास, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न है, ई वेस्ट का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? प्लास्टिक, लोहा, तांबा, सीसा या पारा? ई वेस्ट, ई वेस्ट का तात्पर्य ही होता है सीसा और पारा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? यह दोस्तों कई बार पूछा जाता है। सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर सेल कहाँ की ऊर्जा लेता है? प्रकाश की ऊर्जा, सन की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा लेता है। तो सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? बाबा आमटे, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर? तो राजेंद्र सिंह जी को क्या कहता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह जी को। और बाबा आमटे से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि बाबा आमटे पर्यावरणविद हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। तब आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि बाबा आमटे मुरलीधर देवीदास भारत के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने आनंद भवन की स्थापना की 1949 में बाबा आमटे ने। कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास किया, सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ाइयाँ ली, अन्य आश्रमों की आनंद वन के अलावा भी अन्य आश्रमों की इन्होंने स्थापना की थी। अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया सुंदरलाल बहुगुणा की क्या चीज़ें, सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। चिपको आंदोलन की बात की जाती है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। मेधा पाटकर, इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेधा पाटकर भी एक पर्यावरणीय थी। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे राजेंद्र सिंह हो गया। अब टॉप 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आप लोगों को कितने सही प्रश्न हुए, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना। बाकी सभी क्लासेस सभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दे, काफ़ी लोग बोलते हैं सर प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट का बना दिया गया है, क्लासेज का भी बना दिया गया है। तो जाएंगे चैनल को ऑप्शन में विजिट करेंगे, जब हमारे लोगों को वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आप सारी क्लासेज A to Z आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, अगले सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।